नमस्कार, कोर्ट साउंड अप में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट में भारत सरकार के खिलाफ दाखिल की याचिका, नई सोशल मीडिया कानून रोकने की मांग की। कहा, कानून निजता के नियमों का है उल्लंघन। तरुण तेजपाल बरी केस पर सत्र कोर्ट के फैसले को गोवा सरकार ने दी बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती। कोर्ट ने कहा था कि आरोपों का समर्थन करने वाला कोई सबूत नहीं है। अमित शाह की रैली के दौरान कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य पुलिस को लगाई फटकार। पूछा, एक भी एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई। बीमा कवर के बावजूद अस्पतालों में कोरोना मरीजों को भर्ती नहीं किए जाने पर गुवाहाटी हाईकोर्ट सख्त, असम सरकार से किया जवाब तलब। India Legal presents Courts Roundup. मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप ने भारत सरकार के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। आपको बता दें कि इसमें सोशल मीडिया नियमों को रोकने का अनुरोध किया गया है। नए नियमों के तहत व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को शेयर किए जाने वाले मैसेज के ओरिजिनेटर यानी कि सोर्स को ट्रैक करना जरूरी होगा। अगर उन्होंने सरकार के नए आईटी नियमों को नहीं माना तो उनका इंटरमीडिएटरी स्टेटस छिन जाएगा। व्हाट्सएप के मुताबिक ये यूजर्स की प्राइवेसी के अधिकारों का उल्लंघन भी है। व्हाट्सएप ने नए आईटी नियमों के तहत ओरिजिनेटर को ट्रेस करने के नियम को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि इस नए नियम के केएस पुट्टुस्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में निहित व्यक्ति के निजता के अधिकार का उल्लंघन है। याचिका में नए आईटी नियमों को असंवैधानिक घोषित करने और इसे लागू होने से रोकने के लिए भी प्रार्थना की गई है। व्हाट्सएप ने दिल्ली हाईकोर्ट से अपील करते हुए कहा कि भारत सरकार अपनी नई पॉलिसी पर रोक लगाए। व्हाट्सएप का कहना है कि सरकार के द्वारा लागू की गई नई पॉलिसी से प्राइवेसी खत्म हो रही है। इसके अलावा व्हाट्सएप का ये भी कहना है कि भारत सरकार का सोशल मीडिया को लेकर जारी की गई नई गाइडलाइन भारतीय संविधान के मुताबिक यूजर्स की प्राइवेसी के अधिकारों का उल्लंघन है। व्हाट्सएप का कहना है कि सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक सोशल मीडिया कंपनियों को उस यूजर्स की पहचान बतानी होगी जिसने सबसे पहले किसी मैसेज को पोस्ट या शेयर किया है, जो कि गैर संवैधानिक है। व्हाट्सएप के अनुसार ट्रेस करने की नई नीति निजी कंपनियों को हर दिन भेजे जाने वाले अरबों संदेशों जैसे किसने क्या कहा और किसने क्या भेजा को इकट्ठा करने और संग्रहित करने के लिए मजबूर कर रही है। केवल इसे कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सौंपने के उद्देश्य से प्लेटफॉर्म को आवश्यकता से अधिक डेटा एकत्र करना पड़ेगा। कानून के अनुसार व्हाट्सएप को केवल उन लोगों को बेनकाब करने की आवश्यकता है जिन पर गलत काम करने का आरोप लगाया गया है। कंपनी का कहना है कि वो अकेले ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मैसेज एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होते हैं। व्हाट्सएप शिकायत में 2017 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया है, जो पुट्टुस्वामी के नाम से जाने वाले मामले में प्राइवेसी का समर्थन करता है। एक्सपर्ट्स ने व्हाट्सएप के तर्कों का समर्थन किया है। भारत सरकार ने नए डिजिटल नियमों की घोषणा 25 फरवरी को की थी। इस नए नियम के तहत ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अतिरिक्त उपाय करने की जरूरत होगी। नए सोशल मीडिया नियमों का पालन करने के लिए केंद्र सरकार ने फेसबुक, ट्विटर आदि जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को जो 3 महीने की अवधि प्रदान की थी, जो 25 मई को समाप्त हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट। आपराधिक मामलों में पंजाब के माननीय हरियाणा से
आगे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में 21 माननीयों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है, जबकि पंजाब में 96 माननीयों के खिलाफ मामले दर्ज है। इतना ही नहीं, चंडीगढ़ के अंदर चंडीगढ़ में माननीयों के खिलाफ भी 7 मामले दर्ज है, वो भी पंजाब के हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में मामलों की सुनवाई के दौरान पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ प्रशासन ने हलफनामा दायर कर लंबित आपराधिक मुकदमों की हाईकोर्ट को जानकारी दी। हरियाणा और पंजाब सरकार ने विधायकों पर दर्ज आपराधिक केसों की जानकारी पंजाब हरियाणा कोर्ट को दी है। कोर्ट को बताया गया है कि मौजूदा और पूर्व सांसदों और विधायकों पर पूरे पंजाब में 163 मामले दर्ज हैं, तो हरियाणा में इनकी संख्या 21 है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के नोटिस के जवाब में ये जानकारी हरियाणा और पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को दी। पंजाब सरकार ने बताया कि सूबे के 96 पूर्व और मौजूदा सांसदों और विधायकों के खिलाफ 163 मामले दर्ज हैं। इन 96 में से 4 मौजूदा और 5 पूर्व सांसद हैं। इसके अतिरिक्त 35 मौजूदा और 52 पूर्व विधायकों पर भी एफआईआर दर्ज हैं। जिन 4 मौजूदा सांसदों के खिलाफ केस हैं, उनके नाम भगवंत मान, सुखबीर बादल, रवनीत सिंह बिट्टू और बलविंदर सिंह हैं। 5 पूर्व सांसदों के खिलाफ मामला लंबित है। राज्य के 35 मौजूदा विधायकों सहित 52 पूर्व विधायकों के खिलाफ दर्ज मामलों की भी जानकारी दी गई। इस सूची में नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ 1988 में दर्ज मामले की भी जानकारी दी गई है। कोर्ट को बताया गया है कि ट्रायल में वो बरी हो चुके हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अपील अभी लंबित है। हाईकोर्ट को बताया गया कि इन 163 मामलों में 114 मामलों की जांच अभी जारी है। 22 मामले अदालत में लंबित हैं तथा 7 मामलों में अनट्रेस रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है। हरियाणा सरकार ने बताया है कि हरियाणा में 21 पूर्व और मौजूदा सांसदों और विधायकों के खिलाफ केस दर्ज हैं, जिनमें से 8 केस हरियाणा के पूर्व विधायकों और 2 केस हिमाचल प्रदेश के पूर्व विधायकों के खिलाफ दर्ज हैं। इनके अलावा 3 केस सीबीआई को सौंपे गए हैं। इन 21 में से 15 केस ट्रायल कोर्ट में लंबित हैं और 6 केस अपील और रिवीजन में हैं। इसके साथ ही चंडीगढ़ ने हाईकोर्ट को बताया है कि चंडीगढ़ में ऐसे 7 केस दर्ज किए गए हैं, जिनमें सभी पंजाब के पूर्व और मौजूदा सांसद और विधायक हैं। इन सभी केसों में जांच जारी है। जस्टिस राजन गुप्ता और जस्टिस करमजीत सिंह की खंडपीठ ने इस जानकारी को रिकॉर्ड में लेते हुए अब केंद्र सरकार को सांसदों और विधायकों के खिलाफ सीबीआई और ईडी द्वारा चलाए जा रहे केसों का ब्यौरा भी अगली सुनवाई पर देने का आदेश दिया है। अश्विनी उपाध्याय बनाम केंद्र सरकार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ही सभी राज्यों में हाई कोर्ट को अपने राज्यों के सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक लंबित मामलों की जानकारी मांगी थी। सभी राज्यों के हाई कोर्ट ने अपने अपने क्षेत्राधिकार के राज्यों से ये जानकारी मांगी थी, जो जानकारी सभी राज्यों की ओर से सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई थी। जानकारी के अनुसार देश भर में 1765 सांसदों और विधायकों के खिलाफ 3045 आपराधिक मामले लंबित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। मैगजीन के पूर्व संपादक का आपको बता दें कि तरुण तेजपाल की मुश्किल एक बार फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। ऐसे में दरअसल तरुण तेजपाल को गोवा के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 2013 में अपनी सहकर्मी से रेन, यौन उत्पीड़न और जबरन बंधक बनाने के सभी आरोपों से बरी कर दिया है। सेशन कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अब गोवा सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की है। नॉर्थ गोवा की अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश शमा जोशी ने अपने आदेश में कहा कि पुलिस जांच और अभियोजन पक्ष अपने मामले को संदेह से परे साबित करने में विफल रहे, जिसके कारण तहलका के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल को संदेह के लाभ के आधार पर बरी कर दिया गया। गोवा सरकार ने तहलका पत्रिका के संस्थापक संपादक तरुण तेजपाल को यौन उत्पीड़न मामले में सत्र कोर्ट द्वारा बरी किए जाने को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी है। गोवा में एक सत्र अदालत ने 21 मई को तेजपाल को बरी कर दिया था। तेजपाल पर गोवा में 2013 में एक लग्जरी होटल की लिफ्ट के भीतर अपनी महिला सहयोगी का यौन उत्पीड़न करने का आरोप था। तेजपाल ने धारा 341 यानी कि गलत तरीके से रोकना, 342 यानी कि बुरी नियत से बंदी बनाना, 354 यानी कि हमला या छेड़खानी के इरादे से बल प्रयोग करना, 354A यानी कि यौन उत्पीड़न, 354B, 376(2)F और 376(2)K के तहत सुनवाई का सामना किया है। सत्र कोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया था। डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पूरी सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता महिला ने किसी भी तरह का ऐसा व्यवहार नहीं किया जिससे लगा हो
कि वो यौन उत्पीड़न की पीड़ित है। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड और सबूतों पर विचार करने के बाद आरोपी को संदेह का लाभ दिया जाता है, क्योंकि पीड़ित पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों का समर्थन करने वाला कोई सबूत नहीं है। अदालत ने जांच अधिकारी पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारी ने ग्राउंड फ्लोर, पहली और दूसरी मंजिल के सीसीटीवी फुटेज एकत्र किए, लेकिन पहली मंजिल का फुटेज अदालत के समक्ष नहीं पेश किया। ये जांच में एक महत्वपूर्ण चूक है। अदालत ने ये भी कहा कि जांच अधिकारी ने 26 नवंबर 2013 के सीसीटीवी फुटेज से पीड़ित के बयान की तुलना नहीं की, जो इस मामले में सबसे तटस्थ सबूत था। अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है कि वो मामले की निष्पक्ष जांच करे ताकि सच्चाई सामने आ सके। बचाव पक्ष ने कहा कि जांच अधिकारी ने कुछ मामलों में, जैसे ग्रैंड हयात के ब्लॉक 7 की पहली मंजिल के सीसीटीवी फुटेज और पूरी तरह से सबूत नष्ट कर दिए, ये जानते हुए कि जांच अधिकारी के लिए जांच के माध्यम से सभी सबूत इकट्ठा करना आवश्यक है। अदालत ने उसी मामले की जांच के लिए जांच अधिकारी इंस्पेक्टर सुनीता सावंत को भी फटकार लगाई, जिसमें वो गोवा की राज्य सरकार की ओर से शिकायतकर्ता थी। जज ने फैसले की कॉपी में लिखा, आरोपी ने मैसेज भेजकर उससे ये पूछने की कोशिश की थी कि वो कहाँ थी, और उसने मिनटों के अंदर 2 बार एक ही मैसेज भेजा। ये स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि अभियोक्ता पीड़ित नहीं थी और न ही भयभीत थी। ये आरोपी पर लगाए गए अभियोजन पक्ष के मामले को पूरी तरह से खारिज कर देता है कि उक्त मैसेज के ठीक पहले आरोपी ने अभियोजक का फिर से यौन उत्पीड़न किया था। पीड़ित महिला ने शिकायत की थी कि तेजपाल ने 7 नवंबर 2013 और 8 नवंबर 2013 को होटल की लिफ्ट में उसका यौन उत्पीड़न किया। पीड़िता पक्ष का कहना है कि 8 नवंबर 2013 को पीड़िता के साथ फिर से छेड़छाड़ की गई। ब्यूरो रिपोर्ट। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बेलगावी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में 17 जनवरी को रैली के दौरान मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के कोविड-19 प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर एक भी प्राथमिकी दर्ज नहीं करने के लिए बेलगावी के पुलिस आयुक्त की खिंचाई की है। आपको बता दें कि कोर्ट ने इससे पहले 12 मार्च को प्रथम दृष्टया कहा था कि रैली में मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन किया गया है। अदालत ने तब पुलिस आयुक्त को उल्लंघन करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई का भी निर्देश दिया था। मुख्य न्यायाधीश AS ओका और न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज की खंडपीठ ने पुलिस आयुक्त द्वारा दायर हलफनामे पर चिंता जाहिर की। पीठ ने कहा कि हलफनामे के अवलोकन से पता चलता है कि आयुक्त ने कर्नाटक महामारी रोग अधिनियम 2020 के तहत निर्धारित नियमों की अनदेखी की है। पीठ ने आगे कहा कि शायद आयुक्त कर्नाटक महामारी रोग अधिनियम 2020 के तहत बनाए गए विनियमन के प्रावधानों से अनजान है। आयुक्त के हलफनामे से पता चलता है कि उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ भी एक भी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। कोर्ट ने कहा कि हलफनामे का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि आयुक्त ने मामले को बहुत लापरवाही से पेश किया है। बेलगावी रैली के सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां भी यहां पर उड़ाई गई थी, लेकिन आयुक्त इस मामले से जुर्माने की वसूली से संतुष्ट दिखते हैं। कोर्ट ने आयुक्त को यह बताने का निर्देश दिया कि कर्नाटक महामारी रोग अधिनियम 2020 और उसके तहत बनाए गए नियमों के उल्लंघन के लिए एक भी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्यों दर्ज नहीं की गई है। कोर्ट ने आदेश में कहा कि हम कमिश्नर को 3 जून तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार और भारतीय जनता पार्टी को पूर्व में पारित आदेशों के अनुपालन रिपोर्ट अगली तारीख तक दाखिल करने का भी समय दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक कॉलेज में वरिष्ठ शिक्षक और विभाग के प्रमुख को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। शिक्षक पर केंद्रीय कपड़ा और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी के बारे में फेसबुक पर आपत्तिजनक और अश्लील पोस्ट डालने का आरोप है। ये देखते हुए कि पोस्ट की सामग्री वास्तव में ऐसी है जो सच में विभिन्न समुदायों के बीच द्वेष या घृणा को बढ़ावा दे सकती है या उसमें बढ़ावा देने की सभी संभावनाएं मौजूद है। न्यायमूर्ति जे मुनीर की पीठ ने कहा कि इस तरह का आचरण प्रथम दृष्टया उसे पूर्व गिरफ्तारी जमानत राहत पाने का हकदार नहीं बनाता। अदालत आवेदक डॉक्टर शहरयार अली की ओर से IPC की धारा 505(2) और IT एक्ट की धारा 67(1) के तहत दर्ज मामले के संबंध में दायर अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई कर रही थी। आवेदक के वकील ने प्रस्तुत किया कि उन्हें मामले में आपसी दुश्मनी के कारण शिकायतकर्ता के कहने पर झूठा फंसाया गया था, जो कि भारतीय जनता पार्टी का जिला महामंत्री है। यह आग्रह किया गया कि वह एक डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर और इतिहास विभाग के प्रमुख भी है।
और स्मृति जुबिन ईरानी के बारे में कथित आपत्तिजनक और अश्लील पोस्ट उनकी फेसबुक आईडी की हैकिंग के माध्यम से किया गया था। दूसरी ओर एजीए ने प्रस्तुत किया कि पोस्ट में केंद्र सरकार के एक मंत्री के बारे में एक अश्लील टिप्पणी की थी, जो एक बयान था और सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया था, जिसमें विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच घृणा या दुर्भावना को बढ़ावा देने की अफवाह थी, जो आईपीसी की धारा 505(2) के तहत दंडनीय कार्य है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि इस न्यायालय की प्रथम दृष्टया राय में ये तथ्य को देखते हुए कि आवेदक एक कॉलेज में एक वरिष्ठ शिक्षक और विभागाध्यक्ष है की तरह का आचरण प्रथम दृष्टया उन्हें अग्रिम जमानत का हकदार नहीं बनाता है। कोर्ट ने अग्रिम जमानत के लिए दायर आवेदन को खारिज भी कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष एक बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका दायर की गई और इस याचिका में प्रयागराज के टीबी सप्रू अस्पताल में कोविड-19 इलाज के लिए भर्ती किए गए। आपको बता दें कि 82 वर्षीय व्यक्ति की कथित रिहाई की मांग की गई। याचिकाकर्ता का दावा है कि वे कथित तौर पर अस्पताल से लापता हो गए। राहुल यादव ने अधिवक्ता अनुज सक्सेना और प्रकाश शर्मा के माध्यम से ये याचिका दायर की। इसमें उनके पिता रामलाल यादव की रिहाई की मांग की गई है, जो कथित तौर पर 8 मई 2021 से उक्त अस्पताल से लापता है। याचिकाकर्ता का मामला है कि उसके पिता को 4 मई को कोविड-19 की जांच के बाद टीबी सप्रू अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 6 मई को याचिकाकर्ता ने खुद पॉजिटिव टेस्ट किया और उसे होम आइसोलेशन की सिफारिश भी की गई। ऐसे में अगले दिन उन्हें अस्पताल के अधिकारियों द्वारा सूचित भी किया गया। उनके पिता को ऑक्सीजन के स्तर में तेज गिरावट के कारण ट्रॉमा सेंटर में स्थानांतरित किया जा रहा है और 8 मई को उन्हें अस्पताल के अधिकारियों ने सूचित भी किया। उनके पिता गायब है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उसने अपने पास उपलब्ध कई मोबाइल नंबर्स पर कॉल करने का प्रयास भी किया, लेकिन किसी भी कॉल से कोई जवाब नहीं मिला। जब किसी ने जवाब दिया तो उनके पास याचिकाकर्ता के प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर भी नहीं था। अस्पताल ने उन्हें उनके पिता की मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं दी और पुलिस अधिकारियों ने भी याचिकाकर्ता की शिकायत पर कोई कदम नहीं उठाया। इस पृष्ठभूमि में याचिकाकर्ता ने कहा कि उनके पिता की जान को खतरा है और उसने हाईकोर्ट से ये मांग की कि प्रतिवादियों को उसके पिता को छोड़ने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों से अवैध उत्पीड़न के लिए मुआवजे की भी मांग की। वहीं केरल की एक सिविल कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि कन्याना कैथोलिक चर्च द्वारा समुदाय के बाहर विवाह करने के कारण किसी सदस्य को निष्कासित करने की प्रथा संविधान के अनुच्छेद 25 धर्म का अधिकार और अनुच्छेद 21 विवाह का अधिकार के खिलाफ है। कोट्टायम के अतिरिक्त उप न्यायालय ने माना है कि चर्च में बाध्यकारी अंतर विवाह की प्रथा विवाह के अधिकार का उल्लंघन है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार का एक पहलू है। कोर्ट ने माना कि अंतर विवाह का उल्लंघन करने के लिए कन्या चर्च द्वारा किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त करना संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत दिए गए अधिकारों का उल्लंघन है। अतिरिक्त उप न्यायाधीश सुधीश कुमार एस द्वारा दिए गए फैसले में कहा गया कि सरलता पूर्वक ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दूसरे प्रतिवादी में अंतर विवाह की कथित प्रथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त विवाह के अधिकार का उल्लंघन है, जिसे एक साथ सामान्य कानून अधिकार और मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी जा सकती है। अंतर विवाह का उल्लंघन करने पर दूसरे प्रतिवादी के सदस्यता का भी समाप्त करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत दिए गए अधिकार का उल्लंघन है। न्यायालय ने सुधारवादियों के एक समूह की ओर से दायर दीवानी के एक मुकदमे का फैसला सुनाते हुए उक्त फैसला दिया। समूह ने चर्च में बाध्यकारी अंतर विवाह की प्रथा का विरोध भी किया। वादी ने 2015 में ये कहते हुए मुकदमा दायर किया था कि दूसरे चर्च क्या कैथोलिक से शादी करने पर कन्याना चर्च की सदस्यता समाप्त करने की प्रथा अपवित्र, असंवैधानिक, अनैतिक और अमानवीय है। वादी ने घोषणा की मांग की थी कि अंतर्विवाह की प्रथा असंवैधानिक और अवैध है और साथ ही अंतर्विवाह का उल्लंघन करने के कारण निष्कासित सदस्यों को वापस लेने का निर्देश दिया जाए। वादी द्वारा मांगी गई सभी राहतों के पक्ष में आदेश देते हुए सिविल कोर्ट ने कहा कि वादी ने स्थापित किया है कि कोट्टायम डायोसिस बाध्यकारी अंतर्विवाह का अनुपालन कर रहा है, जो कि बाइबल कैनन कानून
विशेष कानूनों, आस्था के अनुच्छेद, भारतीय संविधान और अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों का उल्लंघन है। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने उस आवेदन पर असम सरकार से जवाब मांगा है जिसमें आरोप लगाया गया कि राज्य के निजी अस्पताल कोविड-19 रोगियों को भर्ती करने से इनकार कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धुलिया और न्यायमूर्ति मनश रंजन पाठक की खंडपीठ के समक्ष लॉयर एसोसिएशन गुवाहाटी की तरफ से अधिवक्ता ए चामुआ पेश हुए और उन्होंने आरोप लगाया कि असम में कोरोना से पीड़ित उन लोगों को भी निजी अस्पतालों में भर्ती नहीं किया जा रहा जिनके पास बीमा कवर है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन है। प्राधिकरण ने 4 मार्च 2020 के आदेशों के तहत कोरोना रोगियों को अस्पताल में भर्ती करने के लिए कई निर्देश भी जारी किए थे। नियामक प्राधिकरण ने आदेश दिया था कि जहां पर किसी प्रोडक्ट में अस्पताल में भर्ती होना शामिल है, बीमाकर्ता ये सुनिश्चित करेंगे कि कोरोना वायरस रोग से संबंधित मामलों को तेजी से संभाला जाए। इसमें आगे प्रावधान किया गया कि क्वारंटीन अवधि के दौरान उपचार सहित उपचार के दौरान स्वीकार्य चिकित्सा व्यय की लागत पॉलिसी अनुबंध के लागू नियमों और शर्तों और मौजूदा नियामक ढांचे के अनुसार भुगतान की जाएगी। आरोपों का खंडन करते हुए महाधिवक्ता डी सैकैया ने प्रस्तुत किया कि उनकी ओर से जांच की गई है। कोर्ट ने अब राज्य सरकार से 1 सप्ताह के भीतर ही जवाब दाखिल करने को कहा है ताकि कोर्ट इस मामले पर विचार करने की बेहतर स्थिति में हो सके। ऐसे में कोर्ट ने भारत के सहायक सॉलिसिटर जनरल RK-D चौधरी को भी निर्देश दिए हैं कि वह मामले में IRDAI से निर्देश प्राप्त करे। इससे पहले बेंच ने एक बूढ़ी महिला के मामले को भी ध्यान में रखा जिससे कथित तौर पर कैंसर से इलाज से वंचित भी कर दिया गया था क्योंकि वह कोरोना से पीड़ित भी थी। कोर्ट को बताया गया है कि महिला इस समय अपने पति के साथ होम आइसोलेशन में है। कोर्ट ने अब इस आशय पर विस्तृत जवाब मांगा है जिसे 1 सप्ताह के भीतर दायर किया जाना है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.